Hello everyone. I welcome you all on my YouTube channel The Brains 360. Before we start the class, I would like to say please like, comment, subscribe and share my channel. Okay. So today we are going to start a topic that is Government of India Act 1919. Okay. So before that we have done almost many acts. ठीक है, बहुत सारे एक्ट्स कर चुके हैं, बहुत सारे रेगुलेटिंग, जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 का, पिट्स इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट्स, ये सारे हम लोग ऑलरेडी डील कर चुके हैं. और जिन्होंने अब तक मेरा वो वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ गो थ्रू इट. ओके, एंड देन कम टू दिस टॉपिक. ओके, सो दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है. और ये जब एक्ट आया, ठीक है, उस समय हमारे इंडिया में अब तक बहुत ज़्यादा सिनेरियो चेंज हो चुका था. ठीक है, बहुत सारे अब हमारे यहाँ हमारे पास लीडर आ रहे थे. हमारा जो इंडियंस जो थे उनमें यूनिटी दिख रहा था. ठीक है. सो ऑन अगस्त 1970, ओके, दिस ईयर 1970 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, क्यों इम्पॉर्टेंट है? इस साल कौन सी एक इम्पॉर्टेंट घटना घटी है और कौन वो इंसान है, मतलब कौन वो लीडर हैं जिन्होंने उस घटना को अंजाम दिया है. और उस घटना से हमारा जो है पूरा इंडियन पॉलिटी जो है, वो इंडियन पॉलिटी और इंडियन हिस्ट्री जो है वो क्यों इतना ज़्यादा, मतलब उस घटने का इम्पोर्टेंस है हमारे हिस्ट्री में, तो इसके बारे में लिखेंगे. सो आप लिखेंगे कौन सा वो घटना हुआ है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ 1917. ओके. So on August 20, 1917, the British government declared for the first time that its objective was gradual introduction of responsible government in India. ओके, सो ये एक्ट जो है, ठीक है, जब भी हम इस एक्ट को पढ़ते हैं तो इस एक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं. ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में पूछे जाते हैं. आप एसएससी हो, बीपीएससी, कोई भी स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, आप केवीएस का तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप बैंक रेलवेज़ का तैयारी कर रहे हैं. ठीक है, तो आपको हर जगह इस एक्ट से क्वेश्चन रहता है. एक या दो क्वेश्चन आपको मिलते हैं जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, जो हर मतलब हर एक एग्ज़ाम में उनको लिया जाता है और उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है. तो जब मैं ये डील करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी कि कौन सा वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको हमेशा याद रखना है. ओके. सो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में इसको इनैक्ट किया गया, मतलब इसे बनाया गया, बट इसको लागू जो किया गया है वो 1921 में किया गया है. ठीक है, और इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं. ठीक है, इससे पहले हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पढ़े थे. ठीक है, उसमें भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उसमें जो ददेन वॉइस रॉय थे उनके नाम पे उस एक्ट का नाम रखा गया था. उसी तरह से इस एक्ट का भी नाम उस समय के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया एंड उस समय के जो वॉइस रॉय हैं चेम्सफोर्ड, उनके नाम पे रखा गया है. सो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 1919 में गवर्नमेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन थे. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए मॉन्टेग्यू जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया है 1919 में. ओके, एंड देन आपके जो वॉइस रॉय है, ठीक है, वो कौन है? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है वो आपके वॉइस रॉय है. ठीक है, अब इस एक्ट के फीचर्स क्या हैं ये हम लोग देख लेते हैं. सो इस एक्ट के फीचर क्या है? तो इट रिलैक्स द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस बाय डिमार्केटिंग एंड सेपरेटिंग द सेंटर एंड द प्रोविंसेस सब्जेक्ट. सो यहाँ से ये एक्ट जो है वो डिवीज़न ऑफ पावर का डिवीज़न करता है. अभी भी हम लोग 7th शेड्यूल में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में डिवीज़न ऑफ पावर को पढ़ते हैं. ठीक है, और अभी भी हमारे पास सब्जेक्ट्स जो हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको अभी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है. ओके, एक यूनियन लिस्ट में, देन स्टेट लिस्ट में और कंकरेंट लिस्ट में. अभी एट प्रेजेंट जो है हमारा यूनियन लिस्ट जो है उसमें 97 आइटम्स है, मतलब 97 गो आइटम्स जो है, सब्जेक्ट्स जो है वो यूनियन लिस्ट में है. मतलब उस पर जो भी नियम कानून बनेगा उन सब्जेक्ट्स पे वो सिर्फ यूनियन ही बना सकता है, स्टेट गवर्नमेंट उस पर नहीं बना सकता है. देन आपके 59 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिस पे सिर्फ और सिर्फ स्टेट जो है वो बना सकता है नियम कानून, उस पर यूनियन नहीं बना सकता है. यूनियन का उस पर इंटरफेयर नहीं होगा. एंड देन
आपके 52 ऐसे लिस्ट है जो कि कंकरेंट में डाले गए हैं। 52 आइटम जो है वो कंकरेंट लिस्ट में डाले गए हैं, और ये कंकरेंट लिस्ट में होने का मतलब है कि कुछ इसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है, उनको यूनियन एज वेल एज स्टेट दोनों के दोनों बना सकते हैं उस पर नियम कानून, ठीक है। सो उस समय जो था, उस समय भी डिवाइड किया गया, डिवीजन किया गया, ये सारे जो भी आइटम्स हैं, सब्जेक्ट्स जो है, उनको 2 पार्ट में, ठीक है, पहले 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक किया गया यूनियन लिस्ट में और दूसरा स्टेट लिस्ट में। अगेन जो स्टेट लिस्ट है इसको भी अगेन डिवाइड कर देते हैं हम लोग रिजर्व और ट्रांसफ़र में, ठीक है। सो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो उस समय भी हमारे पास 3 लिस्ट हो गया, एक रिजर्व हो गया, एक ट्रांसफर्ड हो गया और एक यूनियन हो गया। ओके, नेक्स्ट, the central and the provincial legislature was authorized to make law on their respective list of the subjects. However, the structure of government continued to be centralized and unitary. एज इट इज अभी जैसे हमारा जो हमारा गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर जो है वो सेंट्रलाइज है, हमारा सेंटर जो है वो सुप्रीम है, तो सेंट्रलाइज है। और यूनिटरी है, यूनिटरी हमारे यहाँ कब बन जाता है, जब हमारे यहाँ कोई वॉर हो जाए या फिर कोई एक्सटर्नल ऐसी हम लोग को ये इमरजेंसी लगाना पड़े, ठीक है, तो इमरजेंसी लगाते हैं तो उस समय हमारा जो है हम कैसे वर्क करते हैं, हमारा गवर्नमेंट कैसे वर्क करता है, तो यूनिटरी के तरह, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरह वर्क करता है। सो उस समय हमारा सेंट्रलाइज और यूनिटरी था। देन इट further divided the provincial subject into 2 parts, transfer and reserve. The transfer subject were to be administered by the governor with the aid of the minister responsible to the legislative council. Okay, so जो भी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो बनते हैं, ठीक है, उस पर हमारे जो भी नियम कानून बनता वो गवर्नर, अभी भी हमारे यहाँ जो भी नियम कानून बनते हैं हमारे स्टेट में, प्रोविंस को आप स्टेट से रिलेट करके पढ़ेगा तो अच्छे समझ में आएगा। ओके, सो अभी आप जो भी हमारे स्टेट में जो भी रूल रेगुलेशन बनते हैं उसमें जो फाइनली जो साइन करके मिलता है, जो फाइनली ऑथराइज उसको करते हैं, वो करते हैं हमारे गवर्नर। ये अभी भी होता है, तो उस समय भी गवर्नर उसको फाइनलाइज करते थे, और ये जो बन के जो आता था वो किसके द्वारा आता था, मिनिस्टर्स के द्वारा आता था उनके, और मिनिस्टर्स और जो हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हैं ये मिलके बनाते थे, मतलब वो ऑथराइज करते थे। ओके, लेकिन जो ये रिजर्व सब्जेक्ट है, ठीक है, ऑन द रिजर्व सब्जेक्ट वर्ड एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नर, गवर्नर तो उसमें भी है, वो उन्हीं की अथॉरिटी चाहिए, ठीक है, एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, बट गवर्नर और उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो बनाएंगे, ठीक है, मतलब यहाँ जो पावर था वो गवर्नर और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल को दिया गया इन पे बनाने के लिए, ठीक है। तो उस समय भी जैसे कि बहुत सारे जो भी आपके प्रोविंस हो गए, जैसे मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया, कलकत्ता हो गया, तो इनके जो भी गवर्नर हुए, ठीक है, तो गवर्नर रिस्पॉन्सिबल होते थे ये सारे आपके जो रिजर्व सब्जेक्ट्स पे जो भी नियम कानून बनेगा उसके लिए, और इसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते थे कि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल से उनको कोई लेना देना नहीं था, गवर्नर और उनका एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो था वो नियम कानून बनाता था। दिस डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वॉज नोन एज डायरकी। ओके, सो इसी को हम लोग डायरकी कहते हैं। यहाँ पे 2 तरह से वर्क हो रहा है, 2 तरह से गवर्नमेंट जो है चल रहा है, ठीक है, 2 तरह से नियम कानून बन रहे हैं, इसीलिए इसको डुअल गवर्नमेंट कहा गया है, ठीक है। सो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डुअल गवर्नमेंट जो है किस एक्ट में लागू किया गया है, ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। आपसे क्वेश्चन ये भी रहता है कि डायरकी सिस्टम जो है, ठीक है, उसमें इससे क्या समझते हैं, तो डायरकी सिस्टम इज अ टाइप ऑफ डुअल गवर्नमेंट। ओके, सो डायरकी अ टर्म डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डायरकी विच मीन डुअल रूल। डायरकी मतलब दो लोगों का, मतलब 2 तरह से रूल करना। हाउएवर दिस एक्सपेरिमेंट वॉज लार्जली अनसक्सेसफुल, पर ये एक्सपेरिमेंट जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा इसमें हमारा सक्सेस नहीं रहा। ओके, सो अभी हम लोग जो पढ़े, हमारे जो सब्जेक्ट का डिवाइड हुआ है, तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि कौन कौन सब्जेक्ट जो थे उस समय रिजर्व रखे गए थे और कौन कौन उस समय जो सब्जेक्ट जो थे वो ट्रांसफर रखे गए थे। सो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि रिजर्व सब्जेक्ट में आपके आ गए लॉ एंड ऑर्डर, फाइनेंस, इरिगेशन, रेवेन्यू,
ठीक है। तो रिजर्व सब्जेक्ट जिसपे गवर्नर जो था वो उस प्रोविंस का जो गवर्नर होता था और उसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता था, वो लॉ बना सकता था। तो जो भी इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर है, ठीक है, जिसमें पुलिस इन्वॉल्व है, देन फाइनेंस है, इरिगेशन है, रेवेन्यू है, तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट थे वो रिजर्व कर दिए गए थे। उस पर गवर्नर यानी कि ब्रिटिश जो था वही लॉ एंड रूल एंड रेगुलेशन बना सकता था। और ट्रांसफ़र सब्जेक्ट वो सारे सब्जेक्ट रखे गए जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, इंडस्ट्री है, एक्सरसाइज है, जिसपे आप वहाँ के हम लोग के द्वारा चुने हुए मंत्री जो थे वो नियम कानून बना सकते थे। सो इम्पॉर्टेंट जो फील्ड था, इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक था, इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है, अभी भी उन्हीं के हाथ में था। ठीक है, ओके। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम बाइकैमरलिज्म एंड द डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री। ओके, सो बाइकैमरलिज्म क्या है? तो बाइकैमरल मतलब दो, हमारे जो ऐसे कि अभी हमारा सेंटर जो है, ठीक है, उसमें दो हाउसेज होते हैं, ठीक है, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। लोअर हाउस यानी लोकसभा एंड अपर हाउस यानी राज्यसभा, ठीक है। तो जब हम सेंटर पे दो को मतलब हमारा दो हाउस हो, ठीक है, तो ऐसे लेजिस्लेचर को हम लोग बाइकैमरलिज्म कहते हैं। तो हमारा बाइकैमरलिज्म का इंट्रोडक्शन होता है, यानी सेंटर पे दो हाउस बनेंगे, ठीक है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री। तो इससे पहले जो हमारा इलेक्शन हो रहा था वो हाईली इनडायरेक्टिव हो रहा था, इनडायरेक्ट था, ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा इनडायरेक्ट था, लेकिन अब हमारा डायरेक्ट इलेक्शन भी होगा। ओके, and thus the Indian Legislative Council was replaced by the bicameral legislature consisting of upper house, that is Council of State, and lower house, that is Legislative Assembly। यानी जो हमारा इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल था उनको दो भाग में अब डिवाइड कर दिया गया था, अपर हाउस में एंड लोअर हाउस में। ओके, सो अभी भी हमारा अपर हाउस यानी कि हमारा अभी राज्यसभा। तो राज्यसभा में अभी हमारे कितने मेंबर हैं? ओके, सो राज्यसभा में अभी हमारे टोटल 250 मेंबर्स हैं। ओके, एक सेकेंड मैं आपको बता देती हूँ। ओके, सो राज्यसभा, ठीक है, तो राज्यसभा में अभी हमारे पास जो मेंबर हैं उनकी संख्या कितनी है? 250, ठीक है। और उस समय राज्यसभा में कितने मेंबर हुआ करते थे? राज्यसभा मतलब अपर हाउस, ठीक, उस समय उसको अपर हाउस राज्यसभा नहीं बोला जाता था, ठीक है, अपर हाउस बोलते थे, अपर हाउस। ओके, सो उस टाइम अपर हाउस, ठीक है, उसमें कितने मेंबर होते थे? तो वो होते थे 60, और जो कि अभी हमारे पास कितने हैं? 250, ठीक है। और उस समय जो हमारे लोअर हाउस होता था, जिसको अभी हम लोग लोकसभा बोलते हैं, ठीक है। सो अभी हमारे लोकसभा में कितने टोटल सीट है? 550, ठीक है, 550। और उस समय कितने थे मेंबर? 145, ठीक है। सो हमारा ये आपका एक और क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि बाइकैमरलिज्म जो है सिस्टम जो है वो कौन से एक्ट से स्टार्ट किया गया था? तो बाइकैमरलिज्म जो है वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में स्टार्ट किया गया है। इसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो लेजिस्लेचर था उसको दो भाग में, दो हाउस में डिवाइड किया जा रहा है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, ठीक है। अपर हाउस में उस समय 60 मेंबर हुआ करते थे और लोअर हाउस में 145। और अभी हमारे यहाँ अपर हाउस में 250 मेंबर होते हैं और लोअर हाउस में 550। ओके, इज इट क्लियर? ओके, सो व्हाट अभी और क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ द हाउस, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज वर चूजन बाय द डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है और डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू ही इनको इलेक्ट किया जा रहा है। It required that the 3 of the 6 members of the Viceroy Executive Council other than the Commander-in-Chief were to be the Indian। Okay, so हम 1909 में देखें कि हमारा फर्स्ट टाइम वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक इंडियन को डाला गया था, ठीक है। आप उनका नाम बताएंगे हमें कमेंट करके कि कौन से इंडियन है, कौन सा वो फर्स्ट इंडियन बना था जो कि वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडक्ट किया गया था, ठीक है। तो अब हमारे जो एक मेंबर था उसको इंक्रीज़ करके 3 कर दिया गया है, ठीक है। सो टोटल उसमें
8 मेंबर होते थे, 6 मेंबर तो एग्जैक्ट हो गए, प्लस एक वॉइस रॉय, एक कमांडर इन चीफ, यानी हमारा जो एग्जीक्यूटिव वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो गया उसमें टोटल 8 मेंबर हो गए, उसमें से 3 मेंबर्स जो है वो आपके इंडियंस होने चाहिए। ओके, 6 यहाँ लिखा है, 6 से कंफ्यूज मत हो जाइए। 6 मेंबर हो गए प्लस 1 वॉइस रॉय प्लस 1 कमांडर इन चीफ, ठीक है। तो कमांडर इन चीफ, वॉइस रॉय प्लस 6 मेंबर, टोटल 8 मेंबर हो गए। तो इस 8 मेंबर में 3 मेंबर्स जो होते थे वो इंडियंस होते थे। Then it's extended the principle of communal representation by providing separate electoral for Sikh, Indian Christians, Anglo-Indians and Europeans. Okay. सो हमारा वो 1919 में जो हम लोग मुस्लिम को एक अलग से हम लोग कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का दिए थे वो और एक्सटेंड कर दिए गए हैं, ठीक है। सेपरेट इलेक्ट्रॉल जो हम लोग मुसलमान को दिए थे, अब वो सेपरेट इलेक्ट्रॉल सिर्फ मुसलमान को न देके, मुस्लिम्स को नहीं देके, अब उसको हम लोग सिख को भी दे रहे हैं, इंडियन क्रिश्चियंस को भी दे रहे हैं, एंग्लो इंडियंस को भी दे रहे हैं एंड यूरोपियंस को भी दे रहे हैं। मतलब हमारा जो ये है रिजर्वेशन सिस्टम है, इन सब हम लोग उसको क्या करते हैं और उसको बढ़ाए जा रहे हैं, एक्सटेंड किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है, इट गारंटेड फ्रेंचाइजी टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स एंड एजुकेशन, ठीक है। तो जो हमारा वोट करने का जो राइट था, ठीक है, उसको हम लोग लेकिन लिमिट कर दिए थे, और वोट उन्हीं लोगों को करने का अधिकार था जिनका एक प्रॉपर्टी बेस बनाया गया कि मतलब एक इतना प्रॉपर्टी जिनको होगा वो वोट कर सकते हैं, या तो जो इतना टैक्स पे करते हैं, ठीक है, वो वोट कर सकते हैं, या फिर जो जिनका इतना एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो फिर वोट कर सकते हैं। मतलब सभी लोग वोट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट था। ओके, और इस कारण से क्या हुआ था कि उस समय जो हमारा ऑलमोस्ट 260 मिलियन जो हमारा पॉपुलेशन था, उसमें से सिर्फ 1.5 मिलियन पीपल ही एलिजिबल थे वोटिंग के लिए, ठीक है। बट इसमें एक चीज़ और इंट्रोड्यूस होता है, विमेन वोटिंग, ठीक है। विमेन को भी इसमें वोट, इस एक्ट से विमेन लोगों को भी वोट देने का अधिकार दिया गया था। नाउ नेक्स्ट है, इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन, ठीक है। हमारे अभी भी हाई कमिश्नर वगैरह होते हैं, ठीक है, एम्बेसडर होते हैं, हाई कमिश्नर होते हैं। उसी तरह से एक पोजीशन जो है उसको फिर से स्टार्ट किया गया, ठीक है। और ये पोजीशन क्या है, हाई कमिश्नर, ठीक है। हाई कमिश्नर ऑफ फॉर इंडिया, इंडिया के लिए हाई कमिश्नर होंगे, जो कि कहाँ होंगे, लंदन में होंगे, ठीक है। एंड ट्रांसफर टू हिम सम ऑफ द फंक्शन ऑफ द हिटरटो परफॉर्म्ड बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। सो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का जो कुछ नियम, रूल एंड रेगुलेशन था, ठीक है, उनके कुछ पावर जो थे, वो अब तक जो उनका पावर था उसको, कुछ पावर को हम लोग फिर किसको, तो हाई कमिश्नर ऑफ फॉर इंडिया जो है उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं। मतलब यहाँ से एक और जो है पोजीशन जो है, एक और हमारा ऑफिस जो है उसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया का ऑफिस। ओके, देन इट प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, और यहाँ से हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, ठीक है, उसका स्टार्ट होता है, एस्टैब्लिशमेंट होता है, ठीक है। हेंस अ सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वाज सेट अप इन 1926 फॉर द रिक्रूटिंग सिविल सर्विसेज, ठीक है। सो अभी तक जो पब्लिक सर्विस कमीशन जो था, हम उस पर नियम कानून बना रहे थे, ला रहे थे, लेकिन यहाँ से उसको फाइनली हम लोग उसको, उस एक्ट को, मतलब फाइनली यहाँ से इंडियंस जो है वो पब्लिक सर्विस में इनरोल होंगे, मतलब यहाँ से वो पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करेंगे, और 1926 में एक प्रॉपर कमीशन जो है वो बनाया जाता है। देन नेक्स्ट है, इट्स सेपरेट फॉर द फर्स्ट टाइम provincial budget from the central budget and authorized the provincial legislature to enact the budget, ठीक है। और यहाँ से अब तक जो बजट जो होता था, अब तक जो बजट था वो हमारा सेंट्रल लेवल पे होता था, ठीक है। सेंट्रल लेवल पे उसको हम लोग मतलब सेंटर ही बनाता था, जो भी बजट होता था उसको सेंटर बनाता था। लेकिन इसके बाद से, ठीक है, हमारा बजट जो है सेंट्रल का अलग बजट होगा और प्रोविंस का अलग बजट होगा। देन it provided for the appointment of statutory commission to inquire into and report on its working after 10 years on its coming to the into force। okay, उसके बाद बोला गया कि ये जो भी रूल एंड रेगुलेशन आ रहा है, ठीक है, इस रूल एंड रेगुलेशन को हम लोग एक्ट ला रहे हैं, ठीक है, ये कैसा परफॉर्मेंस देता है ये एक्ट, इसके लिए एक हम लोग कमेटी बनाएंगे। ओके, और इस कमेटी, ठीक है,
सो बोल रहा है कि इट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सिक्योरिटी कमीशन, एक कमीशन बनाया जाएगा जो कि इंक्वायरी करेगा कि ये जो हमारा एक्ट आया है वो कैसा वर्क कर रहा है, ठीक है। और इसको हम लोग आफ्टर एवरी 10 ईयर्स इसको हम लोग मतलब इवेल्युएट करेंगे, मतलब एक तरह से इवेल्युएट करने के लिए कमेटी लाया गया था, ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि ये जो आया रूल एंड रेगुलेशन आया, इसके बारे में हमारे जो उस समय के कांग्रेस लीडर्स थे या जो और अच्छे रिवॉल्व और भी जो लीडर थे, ठीक है, उनका क्या मत था। सो दे आर नॉट हैप्पी, ठीक है। वो सारे जो लीडर्स थे वो हैप्पी नहीं थे, उनको अपना वो सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए था, ठीक है। पर यहाँ पे अभी भी जो है आपको जो रिजर्व सब्जेक्ट है, ठीक है, उस पर आपको बनाना नहीं है रूल एंड रेगुलेशन, वो अभी भी गवर्नर को दिया हुआ है। फिर सेंटर में है, सेंटर में भी गवर्नमेंट और वाइस जो भी हमारे गवर्नर जनरल और वाइस रॉय जो हो गए, ठीक है, उनको पावर दिया गया है कि वो सब्जेक्ट मैटर पे वो रूल एंड रेगुलेशन बनाएंगे। सो पूरी तरह से नहीं, हम लोग को कुछ सब्जेक्ट पे दिया गया था कि हम रूल एंड रेगुलेशन बना सकते हैं, लेकिन अभी तक पूरी तरह से नहीं दिया गया था, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग हैप्पी नहीं थे, इंडियंस वर नॉट सेटिस्फाइड, दे आर नॉट हैप्पी, ठीक है। और इस नियम को हमारे जो है उसको बाल गंगाधर तिलक ने कहा था अनसनलेस डाउन, ठीक है, सनलेस डाउन। सनलेस डाउन करने का मतलब है कि ऐसा रूल एंड रेगुलेशन जिसमें हमारे मतलब जो कि इम्पॉर्टेंट ही नहीं रखता, इसका कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, ठीक है। बिल्कुल अब बिना सन के डाउन हो, अगर बिना सन के डाउन हो, ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, कि हो ही नहीं सकता ऐसा, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि ये जो है हम लोग को सिर्फ बहलाने फुसलाने के लिए है, ये हमारे लिए नहीं है, ठीक है। हम लोग को सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, हम लोग अपना रूल करना चाहिए, सेल्फ रूल चाहिए। और सो दे वर नॉट सेटिस्फाइड, ओके। So okay guys, thank you for listening me, and also I want to say please take care of your health due to corona. It's high time, okay. And also do like and subscribe my channel. Stay tuned with me. Thank you.